आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। कल तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर जान लिया है। ठीक, कोशिका का इतिहास अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया हम लोगों ने क्या कोशिका कैसे बनी है और क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पे, फिर उसके अंदर उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं, यही पढ़ करके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत में यह देखिए, जो सेल है बच्चों यानी कि कोशिका, सेल है कोशिका, ध्यान दें क्या हो गया, पढ़ेंगे हम लोग सेल वॉल के बारे में, लेकिन यह भी जाने कि साइटोसोम दो चीजों से मिलकर के बना होता है। साइटोसोम दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और बना होगा प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नोट करते जाइए। फिर इसी प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत अगर हम ध्यान दें तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे पहले अपना जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, और जो लिक्विडी सबस्टेंस होगा उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। मतलब बच्चों प्रोटोप्लाज्म कब कहेंगे, जब सेल ऑर्गेनेल कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सारी चीज को इकट्ठा रख देंगे तो बनेगा सेल ऑर्गेनेल। सब एक एक करके ऑर्गन है। कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब कोशिका के अंग हैं। इनको अगर लिक्विडी सबस्टेंस में एक साथ जोड़ दें तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन से घेर दिया जाएगा तो बन जाएगा साइटोसोम। साइटोसोम को सेल वॉल के साथ घेर दिया जाएगा तो कंप्लीट सेल बन जाएगी। यह तो बात हुई एनिमल सेल के केस में, क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट सेल के केस में यह बात हुई। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो फिर क्या होगा, सेल किससे मिलकर बना होगा, सीधे साइटोसोम से। साइटोसोम में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होगा, सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म से। तो अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। आपने ये बना लिया है फिगर, ये फ्लो चार्ट बना लिए हो। अब आज बात करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दोनों आज हम पढ़ लेंगे। बच्चों सेल वॉल, पहले तो ये जानो सेल वॉल के काम क्या क्या है। कोशिका भित्ति क्या करती है, सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है, सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पहले तो ये प्रोटेक्टिव, फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्शन करती है किससे, टूटने से, टूट फूट से, इससे सबसे रक्षा करती है। दूसरा, सेल वॉल पाया किसमें जाता है, प्लांट सेल में। किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में केवल पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाता है, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। वेरी गुड, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये दो हो गया। ठीक, अब सेल वॉल के बारे में चर्चा की शुरू की जाए। प्लांट की जो सेल वॉल है बच्चों, प्लांट की जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थोड़ी कठोर होती है यानी कि रिजिड होती है। क्या होती है, रिजिड यानी कि कठोर। प्लांट की सेल वॉल कैसी होगी, कठोर होगी। छू के देखा आपने प्लांट को, कठोर सा नजर आता है। तो प्लांट की सेल वॉल क्या होती है, कठोर होती है। नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मतलब फैल सकती नहीं। कभी रबर की तरह खींचते हुए प्लांट को देखा है, नहीं, तो उसे कहेंगे नॉन इलास्टिक। इलास्टिक खिंच जाता है ना, तो उसके नीचे नॉन लगा दिया है आगे, नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक माने प्रत्यास्थता बिल्कुल नहीं है, प्रत्यास्थता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कभी कभी आवश्यक चीजें इसमें गैप होता है, इसमें गैप होता है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कल पढ़ाया था, प्लाज्मोडेस्माटा इसी में होता है, गैप होता है, जैसे कि परमिएबल है। क्या है ये, परमिएबल है, इसमें से कोई भी चीज निकल सकती है उस गैप के थ्रू, जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, परमिएबल।
प्लांट सेल वॉल की क्या खास बात है? रिजिड होगा, नॉन इलास्टिक होगा और परमिएबल होगा। रिजिड का मतलब कठोर, नॉन इलास्टिक मतलब खींचेगा नहीं, और परमिएबल का मतलब उसमें प्लाज्मोडेस्माटा वाला गैप पाया जाता है, उसी गैप के थ्रू आवश्यक सामग्री इधर से उधर ट्रांसफर की जा सकती है। आप लोग चाहें तो अपना पेज पलट के देखिए, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा आपने बनाया हुआ है सभी लोगों ने। सेल वॉल बेसिकली बच्चों अरे लिखा प्लीज प्लीज प्लीज। ये पहला प्रोटेक्शन, दूसरा सेल वॉल, प्लांट सेल होगा यहाँ पे, प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में वॉल प्रेजेंट होती है बट एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टीज हम लिख रहे थे कि ये क्या होगी? रिजिड होगी। ये क्या होगी? रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर। ठीक, मिटा दें आप। अच्छा, नोट कर लो। जल्दी करें बेटा। बेसिकली प्लांट सेल जो है 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। पहली लेयर है जिसे हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं, पहली लेयर को हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। मिडिल लैमेला, मध्य भित्ति क्या है? लैमेला, हिंदी में मध्य भित्ति, मध्य भित्ति। दूसरा प्राइमरी लेयर या प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और जो तीसरी लेयर है वो सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल। बच्चों कभी कभी एक टर्शियरी सेल वॉल भी पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के जाइलम के ट्रैकिट्स में सुबेरिन के डिपोजिशन से। टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, कभी कभी टर्शियरी सेल वॉल भी पाई जाती है, यानी तृतीयक सेल वॉल। एक एक करके सबके बारे में पढ़ें। मिडिल लैमेला बच्चों, मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला 2 लेयर्स के बीच में पाई जाती है। मिडिल लैमेला 2 लेयर के बीच में पाई जाती है। लिख लीजिए, यह 2 भित्तियों को जोड़ने का कार्य करती है। यह 2 भित्तियों, भित्तियों मतलब वॉल, भित्तियों को जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य या 2 भित्तियों के जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, हो गया। तो यह 2 भित्तियों के जोड़ने का कार्य करती है, 2 भित्तियों के जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टेट की बनी होती है।
कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अच्छा, कैल्शियम पेक्टेट अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे C6H9O7 का ट्वाइस सी, तो ये हो जाएगा कैल्शियम पेक्टेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम पेक्टेट। और मैग्नीशियम पेक्टेट करें तो बस इसी के आगे कैल्शियम हटाकर मैग्नीशियम जोड़ दिए, C6H9O7 का ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पेक्टेट। मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। हो गया। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा कि दो भित्तियों को जोड़ने का, तो वो जो दो भित्तियां होती है ना जिसको ये जोड़ने का काम कर रहा होता है वो प्राइमरी वाल होती है। वो क्या होती है? प्राइमरी वाल। ये देखो, ये मध्य फल भित्ति, अगर ये मध्य भित्ति मान लें, फल भित्ति मध्य भित्ति मान लें, मिडिल लैमिला, तो ये दो भित्तियों को जोड़ने का कार्य करेगी, दो भित्तियों को जोड़ने का कार्य करेगी। ये देखो, इसमें व्हाइट कलर का अलग से दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये वाली जो है ये भी प्राइमरी वॉल है। क्या है ये? प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राइमरी सेल वॉल है। और ये भी क्या है? ये भी प्राइमरी ही है, प्राइमरी सेल वॉल ही है। दो जो भित्तियों को जोड़ रहा है वो दो भित्ति कौन सी है? ये लाल रंग में है, वो है मध्य फल भित्ति, मध्य भित्ति, सॉरी बार बार मुझे मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला। क्या है? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला किसको जोड़ती है? दो भित्तियों। वो दो भित्तियां कौन सी होती हैं? तो प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। समझ में आ रहा है खुशी? चलो अब इसके बारे में चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं, प्राथमिक सेल भित्ति के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया मिडिल लैमिला क्या होती है, किसकी किसकी बनी होती है, दोहरा लीजिए। मिडिल लैमिला दो लेयर को जोड़ने का काम करती है। वो दो लेयर कौन सी होती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। चलिए अंदर चलते हैं, किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट का फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में C6H9O7 का ट्वाइस, का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक हो जाए, लिख लीजिए। यह पेक्टेट पॉलीसेकेराइड तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। यह पेक्टेट पॉलीसेकेराइड, बेटा जो पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज हो सकता है। पॉलीसेकेराइड, इसका उदाहरण सेकेराइड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेलुलोज, ब्रैकेट में लिखेगा सेलुलोज, तथा हेमी सेलुलोज का हो सकता है। हेमी सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। यह पेक्टेट पॉलीसेकेराइड, इसका उदाहरण है सेलुलोज, और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। बच्चों जिसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है थोड़ी लचीली होती है, थोड़ी लचीली होती है। लिख लीजिए आगे, यह लचीली भी होती है। यह लचीली तथा पतली तथा लचीली होगी, पतली तथा लचीली होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीज पतली होगी वही तो थोड़ी लचीली होगी। जो पतला टहनी होती है वो आसानी से मुड़ जाती है, फिर सही भी हो जाती है। क्या आप मोटे आम के पेड़ को झुका के सही कर लेंगे सीधा? नहीं, टूट ही जाएगा वो। इसलिए जो पतली है वो लचीली भी होगी, या पतली तथा लचीली होती है, पतली तथा लचीली होती है। ठीक, इसके दोनों सिरों पर या दोनों ओर, इसके दोनों ओर
इसके दोनों ओर मिडिल लैमेला पाई जाती है। लैमेला पाई जाती है। जो इसे द्वितीय कोशिका भित्ति से जोड़ने का कार्य करती है। जो इसे द्वितीय कोशिका भित्ति से जोड़ने का कार्य करती है। देखिए अब ये प्राइमरी लेयर बना रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल बन गई। प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ क्या पाया जाएगा? मिडिल लेयर। प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ मिडिल लेयर। हमने लिखा भी तो है कि भाई मिडिल सेल लेयर क्या करती है? दो लेयर को आपस में, दो भित्तियों को आपस में जोड़ने, सीमेंट की तरह काम करती है। बेसिकली क्या करती है? सीमेंट की तरह काम करती है। कौन? मिडिल लेयर सीमेंट की तरह कार्य करती है। मिडिल लेयर कोशिका भित्ति में, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति बीच में पाई जाएगी, उसके दोनों तरफ क्या पाया जाएगा? मिडिल लेयर। क्यों पाया जाएगा दोनों तरफ? ताकि उधर से जब आए सेकेंडरी वॉल तो उसको जोड़ ले, इधर से सेकेंडरी वॉल आए तो इधर जोड़ ले। एक बार इसे बना ली फिर दूसरा बना दे। बना लिया आप लोगों ने? बना लो। यहाँ टर्शियरी के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले सेकेंडरी को लिख देंगे। आप लोग फिगर बना लीजिए। बन गया? आसान सा तो है, बन जाएगा। ठीक है। द्वितीय कोशिका भित्ति, जब पौधे की ग्रोथ बंद हो जाए, आप पौधा न बढ़े या जीव जंतु न बढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली पौधे केस में जब वृद्धि और विकास रुक जाए, विभाजन रुक जाए, लिख लीजिए, जब पौधे का वृद्धि तथा विकास रुक जाता है, तो जीव द्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोटोप्लाज्म। हाँ, जीव द्रव्य से रुक जाता है तो जीव द्रव्य से स्रावित होकर, स्रावित का मतलब सेक्रेट, जैसे पसीना स्रावित होता है ना, उसी तरह से जीव द्रव्य से कुछ चीजें निकलती हैं, स्रावित होकर कुछ पदार्थ
प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर बैठ जाता है, जमा हो जाता है। कुछ पदार्थ प्राथमिक कोशिका भित्ति पर बैठ जाता है, जमा हो जाता है। सॉरी, प्राथमिक बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, कोशी थोड़ी, कोशिका भित्ति पर जमा हो जाता है, जिससे द्वितीयक सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है। जिससे द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, मैं मिडिल लैमेला दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसे एक कोशिका, एक सेल मेम्ब्रेन इधर की तरफ है, एक सेल मेम्ब्रेन इधर की तरफ है। सेल मेम्ब्रेन से क्या घिरा रहता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन से क्या घिरा रहता है? एक इधर है, एक इधर है। इसका अलग सेल ऑर्गेनेल है, इसका अलग सेल ऑर्गेनेल। इसकी कोशिका भित्ति ऐसे गोल से पड़ी हुई है इसके आगे। यहां से कोई मटेरियल सेक्रेट होगा, कोई मटेरियल सेक्रेट होता है और धीरे धीरे जा करके यहां पर बैठता है। देखो ये गोल गोल सा निकला, पता चला यहां जाके यहां जाके यहां जाके बैठते जाता है, यानी कि जमा होते जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा कम हुआ, फिर क्या हुआ बच्चों कि एक समय आया कि इतना ज्यादा जमा हो गया कि क्या हो गया, एक लेयर बन गई, एक लेयर बन गई, एक लेयर बन। दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से? इधर से भी आता रहा, यहां से भी आता रहा और जाके कहां जमा हो रहा है? प्राथमिक पर। क्या जमा हो रहा है? क्या निकल रहा है वहां से? कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित हो रहे हैं जो कि प्राथमिक कोशिका भित्ति पर जाके बैठ रहे हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति पर जाके जमा हो गए या बैठ रहे हैं। बहुत ज्यादा जमा हो गया तो एक लेयर बन गई। इस लेयर को ही द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। इस लेयर को ही क्या कहते हैं? द्वितीय, सेकेंडरी सेल वॉल। जी, सेकेंडरी सेल वॉल। यस बेटा, ये भी क्या है? ये सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आ गया? इस यहां से इस प्रोटोप्लाज्म से क्या निकला? कुछ मटेरियल निकले जो जाके जमा होगा। इधर से क्या होगा? यहां आके जमा होगा। समझ में आ गया बेटा? एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, सुन लीजिए। मिडिल लैमेला का कार्य देखिए। पहले मिडिल लैमेला बनी किससे है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट को कैल्शियम C6H9O7 का होल ट्वाइस, कैल्शियम। मैग्नीशियम को कहेंगे मैग्नीशियम C6H9O7 होल ट्वाइस, कहेंगे मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। कौन? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का काम क्या है? दो लेयर को आपस में जोड़ने का काम है। क्या करेगा? मिडिल लैमेला बीच में आ जाती है, नहीं मिडिल लैमेला दोनों के प्राइमरी, मिडिल लैमेला प्राइमरी वाल के दोनों तरफ मिडिल लैमेला आ गई, प्राइमरी वाल के दोनों तरफ मिडिल लैमेला आ गई। जब मिडिल लैमेला आ गई बच्चों, तो ये मिडिल लैमेला क्या करेगी? सेकेंडरी वाल को आपस में जोड़ने का काम करेगी, सेकेंडरी वाल को आपस में जोड़ने का काम करेगी। देखो क्यों? क्योंकि भाई इसी पे तो आके चिपकेगा ना सेकेंडरी वाल। जो यहाँ से कोशिका से निकल रहा है प्रोटोप्लाज्म मटेरियल, वो आके यहाँ पे क्या होगा? चिपक जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मध्य फल भित्ति। मैं फल बार बार फल इसलिए नाम चला जा रहा है क्योंकि मैं बॉटनी से हूँ, तो फल भित्ति का ही नाम आता है बार बार। वैसे है ये मिडिल लैमेला। हम लोग केवल मध्य भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो मिडिल लैमेला इसके दोनों तरफ है, मिडिल लैमेला इसके दोनों तरफ है। ये बनी किससे रहती है भैया? पेक्टेट, पॉलीसेक्राइड और हेमीसेलुलोज। पेक्टेट, पॉलीसेक्राइड और हेमीसेलुलोज की बनी रहती है। पॉलीसेक्राइड में कौन सा पॉलीसेक्राइड? सेलुलोज। वेरी गुड। पतली होगी और लचीली होगी, पतली होगी और मिडिल लैमेला इसके दोनों तरफ पाई जाती है। सेकेंडरी की बात करें, जब पौधों की वृद्धि और विकास बिल्कुल रुक जाए, कोई विभाजन की आवश्यकता न हो, तब क्या होगा?
तब यहाँ से इस प्रोटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल सेक्रेट होगा, स्रावित होगा, वो जा करके चिपक जाएगा किससे, मिडिल लेवल से। किससे चिपक जाएगा, और मिडिल लेवल चिपकते जाएगा, चिपकते चिपकते एक रोल एक बन जाएगा लेयर। उस लेयर को क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल वॉल। द्वितीयक सेल वॉल। एक मिडिल लेवल हटा के मैं टर्शियरी सेल वॉल के बारे में भी लिखवा दे रहा हूं। ये लिख लिए हैं ना सभी लोग, वहां जगह नहीं बची है। टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल रेगुलर नहीं दिखाई देती है, यानी कि टर्शियरी कोशिका भित्ति, टर्शियरी सेल वॉल। बच्चों तृतीयक बोलेंगे इसे, तृतीयक कोशिका भित्ति। यहां देखिए बच्चों, तृतीयक कोशिका भित्ति कभी कभी दूसरे हिसाब से लिख दें, कभी कभी अनावृत बीजी पौधों, अनावृत बीजी पौधे जानते हो, जिम्नोस्पर्म, जिसके बीज पे कवर नहीं पाए जाते, जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी पौधों के जाइलम के ट्रैकिड्स पर, के जाइलम के ट्रैकिड्स, जाइलम से क्या फ्लो होता है, जाइलम क्या क्या कार्य है, जल का संवहन, जल का संवहन। जाइलम के ट्रैकिड्स पर कभी कभी अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म के जाइलम के ट्रैकिड्स पर सुबेरिन तथा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन तथा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन तथा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन तथा लिग्निन तथा अन्य पॉलीसेकेराइड का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन, लिग्निन तथा अन्य पॉलीसेकेराइड का सैकहेराइड का जमाव हो जाता है, का जमा, डिपोजिशन का मतलब जमाव हो जाता है, और इससे तृतीयक कोशिका भित्ति बनती है, हो जाता है, जिससे, ठीक है, जिससे तृतीयक कोशिका भित्ति बनती है। जिससे तृतीय कोशिका भित्ति बनती है। जब कभी भी लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है सामान्य पौधों में, तो कार्क का भी निर्माण होता है, ठीक है, और कार्क का भी कभी कभी इसी से कार्क का भी निर्माण होता है। कार्क भी एक प्रकार की तीसरी कोशिका भित्ति है, टर्शियरी सेल वॉल। कार्क भी एक प्रकार से टर्शियरी सेल वॉल। कार्क भी एक प्रकार से टर्शियरी सेल वॉल है। ठीक, सर वो क्या लिखा? हाँ बेटा, पॉलीसेकेराइड का जमाव, जिससे के बाद, जिससे तृतीय कोशिका भित्ति बनती है, जिससे तृतीय कोशिका भित्ति बनती है। कार्क भी एक प्रकार का टर्शियरी सेल वॉल है, कार्क भी एक प्रकार का टर्शियरी सेल वॉल है। तो अब हमने पढ़ लिया कि भाई कितने प्रकार के होंगे, भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब पढ़ लिया है, मिडिल लेवल भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का पार्ट, क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हेडिंग लिखिए, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा था ना सेल मेम्ब्रेन और प्लस प्रोटोप्लाज्म मिल करके बना दे रहे हैं साइटोसोम, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली।
झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोशिका झिल्ली। अब हम ये जानते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। हाँ, एनिमल सेल में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल कोशिका झिल्ली के बाहर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। तो हम नॉर्मल कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे। किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली झिल्ली किसी भी कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली बाहरी परत होती है। किसी भी कोशिका के को घेरने वाली सबसे बाहरी परत होती है। होती है जो इलास्टिक मतलब जो फैल सकती है, इसमें तन्यता हो रबर की तरह। इलास्टिक का मतलब जो थोड़ी फैल है, जो इलास्टिक होती है। जो इलास्टिक होती है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है बाह्य वातावरण से सामंजस्य बनाना, तथा मान लीजिए अगर कहीं साल्ट का कंसंट्रेशन अप एंड डाउन है तो बाहर, अगर अंदर कम है तो बाहर से ले लेना, और यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा हो गया तो यहाँ से बाहर निकाल देना, ताकि बाहरी वातावरण से सामंजस्य बना रहे। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य ये तो जान गया। यह बाह्य वातावरण, इसी में लिखिएगा, यह बाह्य वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान कर सकती है। आदान प्रदान कर सकती है। आदान प्रदान कर सकती है। ये हो गया। अब हम यह देखेंगे कि भाई इसके मुख्य अवयव कौन से हैं, तो हेडिंग लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के प्रमुख अवयव। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड। मुख्यतः प्रोटीन। तमाम इसकी संरचनात्मक संगठन के बारे में तमाम अवधारणा दी गई है, जैसे सिंगर एंड निकोलसन का दिया गया फ्लू मोज़ेक मॉडल, जो सबसे ज्यादा फेमस है और जब सबसे ज्यादा सर्वमान्य हुई है। हम आगे चर्चा करेंगे। पहले से यह जान लें कि सेल मेम्ब्रेन के प्रमुख अवयव दो है, एक प्रोटीन है, दूसरा लिपिड है। यह लगभग 50% के आसपास पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% से लेकर के 75%। 50 से लेकर के 75% तक पाया जाता है प्रोटीन। तो लिपिड कितना पाया जाएगा? लिपिड भी 25 से लेकर के जो 75 है, अगर जब 75% हो जाएगा प्रोटीन तो ये हो जाएगा 25% से लेकर के लगभग 50% तक ये भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन।
अब प्रोटीन में भी दो प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, दो काम करने वाले पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाएगा और एक पाया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसलोकेटर प्रोटीन, या ये सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे। पहला हो जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिससे शरीर की मतलब सेल मेम्ब्रेन की पूरी काया बने, जिससे सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो इसमें पाया जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन जिसे हिंदी में बोलेंगे। संरचनात्मक और एक पाया जाएगा ये है क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जो आयंस को बाहर अंदर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन जिसे बोलते हैं, तो वाहक प्रोटीन क्या करेगा वाहक प्रोटीन? वाहक प्रोटीन भाई आयन अंदर ज्यादा हो गया तो यहाँ से बाहर निकाल देगा, बाहर ज्यादा हो गया तो बाहर कम हो गया, और अंदर ज्यादा हो गया तो यहाँ से बाहर, वहां ज्यादा हो गया तो अंदर ले गया, ले जाने काम करेगा, इसीलिए इसे वाहक प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। ठीक है, लिपिड्स बेसिकली, लिपिड का मतलब दो प्रकार से मटेरियल, लिपिड का मतलब तीन प्रकार के, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फ्लास्फोग्लाइको और पाया जाएगा स्टेरॉल्स। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स के बारे में तो हम बात कर रहे थे कि लिपिड तीन प्रकार के पाए जाएंगे, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल। ठीक, बात करेंगे लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में। लिपिड मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड होगा और दो चेन पाए जाएंगे, दो चेन पाई जाती हैं, और एक इसमें थोड़ा तिरछा होता है जिसे हम किंक बोलते हैं। पोलर हेड यानी कि पोलर हेड, और इसे कहेंगे चेन। ठीक है, पोलर हेड और ये साइड चेन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है जो तिरछा मुड़ा हुआ, ऐसे किंक, किंक बोलेंगे, किंक, किंक। तो इसमें दो चेन पाई जाएगी, एक चेन में किंक पाया जाएगा। पोलर हेड और इसे नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल। मैंने हेड जो इसका होगा पोलर होगा, ये नॉन पोलर होगा। क्या मतलब होगा बच्चों? जो चीज पोलर होगी वो वाटर से स्नेह करेगी, माने पानी में घुल सकती है। घुलने का मतलब है पानी से उसे डर नहीं लगता है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होगा ये? हाइड्रोफिलिक। ये होगा पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक नाम दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देखिए फिर से बता देते हैं। अगर हम एक लिपिड को देखें, मॉलिक्यूल को, तो इसमें एक पाया जाएगा पोलर हेड, और दूसरे में नीचे की तरफ चेन पाई जाएगी जिसे नॉन पोलर चेन, नॉन पोलर चेन। ये दोनों क्या है? नॉन पोलर चेन है। बच्चों ये जो पोलर हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब इस जल में ये रह सकता है, और नॉन पोलर रहता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब होता है दूर जाना वाला, फोबिया का मतलब होता है दूर रहने वाला, जिससे डर लगे। तो हाइड्रो मतलब वाटर से दूर रहने वाला। पहले तो ये हाइड्रोफिलिक,
फिलिप, और ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक, ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। मतलब जो चेन है, ये दोनों चेन, ये हाइड्रोफोबिक है। इसके साथ साथ ये जो तिरछा आपको नजर आ रहा है बच्चों, एक टेल में, इसमें दो टेल है, तो एक टेल में जो ये तिरछा सा नजर आ रहा है इसे किंक बोलते हैं, किंक बोलते हैं। बड़ा रोल करे काम आता है आगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जब फैटी एसिड पढ़ेंगे तो ये बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान दीजिए, इसे बना दीजिए लिपिड में वाले कॉलम में, यहाँ फिगर बना लीजिए। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस पे तमाम तरह के नियम बताए गए हैं, लोगों के मत भी हैं वैज्ञानिकों के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम ये जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये रिसर्च पता कैसे चलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर का बना है, क्या है, कैसे है। आज तक जितना भी रिसर्च हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसमें ज्यादातर ह्यूमन की आरबीसी की वेल पर हुआ है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर हुआ है। ठीक, तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो आया था ओवरटन साहब का। ओवरटन साहब ने दिया था, ओवरटन नाम के वैज्ञानिक थे। ओवरटन नाम वैज्ञानिक थे। ओवरटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड के लेयर की बनी होती है, लिपिड के एक लेयर की बनी होती है, लिपिड के एक लेयर की बनी होती है, एक परत की बनी होती है, परत की बनी होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। हमने बताया था इन्होंने आरबीसी लिया, आरबीसी की कोशिकाएं क्या होती हैं, ये आरबीसी की थोड़ी कोशिका ली, उसको यहाँ से कट कर दिया और वाटर में फैला के देखा। ठीक, इनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि, तो इन्होंने यह बता दिया कि वो आरबी जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वह एक लेयर की बनी होती है। ठीक है, ऐसी बनी होती है। अब इसमें किंग वाला हिस्सा इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलर हेड और ये नॉन पोलर हेड, सब में ऐसे ही पाया जाए, कई जुड़ गए लेकिन नॉन पोलर हेड। अब इनसे पूछा गया कि ठीक है भाई, ऐसा मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन क्या जब बाहर रखा जाता है सेल को किसी कम कंसंट्रेशन में, तो अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का, इसके बारे में क्या जवाब देंगे? इसके बारे में यह उत्तर नहीं दे पाए और इसीलिए इनका कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, हटा दिया गया। ठीक है, मतलब ओवरटन आयन की आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज प्रदान के संदर्भ में उत्तर नहीं दे पाए। उत्तर नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। ठीक, जब नहीं दे पाए तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, अब आएगा ग्रोटर और ग्रेंडल का लिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट।
दूसरा आ जाएगा ग्रोटल और ग्रैंडल का लिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट। एक वैज्ञानिक थे ग्रोटल, दूसरे थे ग्रैंडल। लिपिड बाइलेयर कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वह 2 लेयर की बनी होती है और दोनों भी किसकी बने होते हैं? लिपिड के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर की बनी होती है, दोनों लिपिड के बने होते हैं। कैसे? बना के दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, फिर किंक वाला हिस्सा जरूर बनाइएगा। अब एक लेयर ये हो गई, एक लेयर नीचे से, एक लेयर नीचे से, ठीक है। अब यह तो सेटिस्फाई हो गई बात कि ये जो है, ये जो लेयर्स हैं नॉन हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जल से दूर भागेगी। ठीक है, जब 2 लेयर मिल गई तो बीच में जल का प्रवेश वर्जित हो गया, जल प्रवेश नहीं कर पाता है। जल प्रवेश नहीं कर पाएगा तो ये तो एरिया जो होता है नॉन एक्वस हो जाएगा, नॉन, यहाँ पे वाटर नहीं रहेगा, लेकिन इधर और इधर वाटर रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, पोलर हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर के साथ रह सकता है, लेकिन ये नॉन पोलर टेल वाटर के साथ नहीं रह सकते हैं। अतः जब भी हम कोशिका को, सेल मेम्ब्रेन को डालेंगे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को पानी में डालेंगे तो वो गोल हो जाएगी, वो गोल हो जाएगी इस तरह से। क्यों गोल हो जाएगी? क्योंकि यह टेल तो वाटर के साथ रह ही नहीं सकते, हाइड्रोफोबिक है। अगर यहाँ देखिए हाइड्रोफोबिक है, ये जल्दी से आपस में जो हाइड्रोफिलिक है वो लोग घेर लेंगे और ये अंदर चला जाएगा। ये जो टेल्स हैं इनकी अंदर चली जाएंगी, और जब ये आपस में घेर लेगा ऊपर से, पोलर हेड आपस में चिपक जाएगा तो अंदर पानी आना बंद हो जाएगा, पानी नहीं आएगा तो ये लोग शांति से रह सकेंगे। लिपिड के एक लेयर से बनी हुई संरचना कहेंगे माइसीली। ये आगे बता देंगे, फिलहाल यह जानिए। इसीलिए इनका कांसेप्ट भी जो ओवर्टन साहब थे उनकी 2 लेयर, 2 चीजों का इनका कांसेप्ट फेल हो गया। पहला, आयन एक्सचेंज नहीं बता पाए कि आयन आएगा जाएगा कैसे। दूसरा बता पाए एक लेयर में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर एक लेयर में होगा और ये हाइड्रोफोबिक है, फिर कैसे ये साथ में रह पाएगा वाटर के? नहीं रह पाएगा। इसलिए इनका कांसेप्ट दोनों मुद्दों पर फेल हो गया। फिर ग्रोटर और ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने लिपिड बाइलेयर का कांसेप्ट दिया। उन्होंने यह तो जरूर बता दिया कि सर देखिए, अगर एक लेयर है तो फिर दूसरी लेयर पीछे नीचे से आ जाती है तो बीच में जो एरिया है उसमें वाटर का प्रवेश नहीं हो पाएगा। अतः अब तो ये आसानी से रह सकता है नॉन हाइड्रोफोबिक। ये जो नॉन पोलर टेल है वो रह सकती है, पोलर वाले को वाटर के साथ कोई दिक्कत नहीं, इधर वाटर और इधर वाटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी भी ये एक्सचेंज के बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाया। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा ऊपर वाला मीटर। तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बोथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की बनी है। ये कॉन्सेप्ट आ गया, लिपिड तथा
बनी होती है। लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की बनी होती है। इसको दिया था डोवसन एंड डोनेली। डोवसन एंड डोनेली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने ये कहा कि नहीं सर, ऐसा है कि लिपिड और प्रोटीन दोनों के मिलके होती है, प्रोटीन से आयन एक्सचेंज हो जाता है। और लिपिड वाला कॉन्सेप्ट ये वाला रख लिया उन्होंने कहा कि अगर लिपिड आपस में जुड़ जाते हैं तो अंदर की तरफ पानी नहीं आ पाएगा, जिससे कि जो नॉन पोलर टेल है वो आसानी से रह सकती है, क्योंकि ये पानी से जुड़ जाती है। ने बताया, लिख लीजिए, ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, क्योंकि प्लाज्मा घिरा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड तथा प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लिपिड तथा प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर प्रोटीन से बने छिद्र पाए जाते हैं। जो आयन के ट्रांसपोर्ट में, आयन के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले उन्होंने एक आदमी ने बता दिया कि सिर्फ एक लेयर की लिपिड की बनी होती है, वो संभव ही नहीं था। ठीक है, ओवरटन नाम हुआ नहीं थे। फिर आए ग्रोटल एंड ग्रेडल, इन्होंने बताया कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बता पाए कि क्यों, कैसे आयन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। ये कैसे इन्वायरमेंट में कैसे चला जाता है या आसपास के वाटर में कैसे रहता है, ये नहीं बता पाए। तो तीसरे आगे बढ़ गया अपने वैज्ञानिक आगे डोवसन एंड डोनेली, इन्होंने बताया कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इन्होंने यह सब बता दिया कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है और आदान प्रदान सहायक होती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत दिनों तक ये वैलिड भी रहा। इनके साथ साथ एक और वैज्ञानिक थे, चौथे नंबर पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया जो यह बताता है कि जो लिपिड है वह लिपिड और प्रोटीन के सैंडविच से बना होता है। रॉबर्टसन ने वाला नोट कर लीजिए चौथा। भाई आप पूछेंगे कि भाई सर फिर इसे क्यों रिजेक्ट किया गया? नहीं, बहुत दिनों तक ये वैलिड रहा भी है, लेकिन हाँ, रिजेक्ट करने का कारण यह था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वह तो क्वासी लिक्विड है, गाढ़ा तरल है, जो बहुत जिसमें लचीलापन भी है, जो एक जेल की तरह से है, लेकिन इसमें तो कहीं उसकी चर्चा ही नहीं की गई। आइए देखते हैं अगले वाले में क्या उसकी चर्चा होती है। चौथा है रॉबर्टसन का ट्राइलैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रॉबर्टसन का ट्राइलैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत। यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि लिपिड का जो लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर के ऊपर दोनों साइड में प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है।
इसका मतलब जो लिपिड की बाइलेयर है वो क्या हो जाती है, सैंडविच हो जाती है। ठीक है, ये सैंडविच होगी, ऊपर एक लेयर आ जाएगी प्रोटीन की, ऊपर एक लेयर आ गई प्रोटीन की। ऐसा लग रहा है ना जैसे ब्रेड में जैम लगा हुआ, ब्रेड में मक्खन लगा हुआ, सैंडविच टाइप में। अभी ये दोनों लेयर में बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन लेयर है। ये दोनों क्या है, लिपिड लेयर है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रोटीन लेयर। अब इसे मान लीजिए आउटर प्रोटीन लेयर, इसे मान लीजिए ना प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर। तो ये तो कहीं से भी इस साइड नहीं जस्टिफाइड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पूरी एक लेयर है, सब पैक्ड है, फिर ट्रांसपोर्ट की कहाँ संभावना बन रही है। तो हमें या तो डोप्सन एंड डोनली को ही मानना था, और उसमें अगर कोई परिवर्तन करके ये बता देता कि कैसे वो क्वासी फ्लूइड है, यानी कि प्लाज्मा में क्वासी फ्लूइड है, अगर हम यह पता कर पाते तो सही होगा। आगे अगर जैसे ही पांचवा आएगा, हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने जो बताया था तरल मोज़ेक संरचना, वही आज तक मान्य है और सबसे ज्यादा सही भी है वो। ठीक है, जो कि आधारित है किस पे, डोप्सन एंड डोनेली वाले कॉन्सेप्ट पर। आइए देखते हैं पांचवा। सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन, ये पांचवा था। जोनाथन सिंगर, SHINGER, एंड गार्थ निकोलसन, GORTH, गार्थ निकोलसन। निकोलसन का तरल मोज़ेक संरचना, तरल मोज़ेक संरचना या तरल मोज़ेक संरचना मॉडल, ये बताता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा होगा। यही सबसे ज्यादा वैलिड भी है मॉडल। इसको शुरू करने से पहले आप लोग एज्यूम करिए, कभी आप लोगों ने ठोस घी को पिघलाया है? जब ठोस घी पिघलता है तो समुद्र में ठोस घी अगर पिघल रहा होता है तो उसमें देखेंगे आप सब कि, या आइसबर्ग देखें कहीं पे, अगर समुद्र में तैर रहा हो तो चारों तरफ पानी है, बीच में एक आइसबर्ग, चारों तरफ पानी है, बीच में आइसबर्ग है, ऐसे देखेंगे। हमने मान लिया कि कढ़ाई ले ली, उसमें बीच बीच में ये आइसबर्ग तैर रहा है, बीच बीच में ये आइसबर्ग तैर रहे हैं, और पूरी कढ़ाई में बाकी जब पूरा घी भरा हुआ है, घी या कोई लिक्विड भरा हुआ है, और धीरे धीरे ये भी पिघल रहा है, धीरे धीरे ये भी पिघल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, जब घरों में टाइल्स लगाए जाते हैं तो इसी तरह की मोज़ेक संरचना यहाँ वहाँ ऐसे रैंडमली बिखरता मिला रहता है, इसी को कहते हैं तरल मोज़ेक, तरल मोज़ेक संरचना। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये लिक्विडी मटेरियल है, लिक्विडी मटेरियल है, और ये जो प्रोटीन है उसे मान लिया इन्होंने कि वो तैर रहा है, प्रोटीन तैर रहा है किसमें, लिपिड के तालाब में, प्रोटीन तैर रहा है लिपिड के तालाब में। लिपिड को इन्होंने ठोस मान लिया इन कंपेरिजन टू
प्रोटीन को इन्होंने ठोस मान लिया और लिपिड को इन्होंने लिक्विड मान लिया। ये लिपिड के तालाब में प्रोटीन जो है तैर रहा है मोज़ेक की तरह से, ठीक है। इसी को कहते हैं तरल मोज़ेक संरचना। इसमें क्या निष्कर्ष निकला इससे? इसके निष्कर्ष यह निकलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर ये कहेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन एक सेमी लिक्विड, मतलब कम तरल तो है लेकिन कम तरल, जिसे हम लोग क्वासी QUASHI या क्वासी QUASI क्वासी लिक्विड सेल मेम्ब्रेन एक सेमी लिक्विड क्वासी लिक्विड संरचना है जिसमें प्रोटीन के अणु मोज़ेक की तरह तैरते रहते हैं। मोज़ेक की तरह तैरते रहते हैं, ठीक है। सिंगल। अब इन्होंने यह माना जरूर था कि लिक्विड क्या है, लिक्विड सेमी लिक्विड जिसमें प्रोटीन के अणु मोज़ेक की तरह तैरते रहते हैं लिपिड के तालाब में। तालाब न लिखा जाए या यह कह दिया जाए कि लिपिड यहाँ पर इसको चेंज कर लिया जाए, सेमी लिक्विड जिसमें तैरते रहते हैं लिपिड के अंदर। यहाँ पर उन्होंने लिपिड को लिक्विड माना है, लिपिड को क्वासी लिक्विड माना है, क्वासी लिक्विड माना है और वो है भी माना है, ठीक है, माना है। इस को क्यों माना गया, इस कॉन्सेप्ट को जोनाथन सिंगर और बर्थ निकोलसन के इस कॉन्सेप्ट तरल मोज़ेक संरचना को क्यों सही माना गया? क्योंकि इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जा रहे हैं। पहला क्या पूरा हो जा रहा है? हमारा पहला पूरा हो जाएगा, प्रोटीन पाया जा रहा है तो अणु का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है, आयंस का आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा, लिक्विड संरचना है तो लचीलापन भी बना हुआ है। तीसरा, जब लिपिड ही है तो लिपिड आपस में जुड़ करके अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल आ जाएगी, बाहर की तरफ पोलर हेड चले जाएंगे, जिससे वो भी संरचना उनकी पूरी हो जाएगी। ये सारे डायमेंशंस को पूरा करता है, इसीलिए ये सर्वमान्य मॉडल भी है। यह सेल मेम्ब्रेन की संरचना की व्याख्या करने वाला सर्वमान्य मॉडल। ठीक है, इसी के साथ ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समाप्त होता है। अब हम लोग कल सेल बायोलॉजी में ही कुछ आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।